हर बार जब रेप की खबर सामने आती है तो हम शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, पर हम ये एक सवाल कभी नहीं पूछते कि ये करने वाले का दिमाग कैसे काम करता है। क्या ये सिर्फ एक सेक्स चाहता है? नहीं, इनकी सोच में छुपा होता है गुस्सा, पावर और कभी कभी एक बेइज्जती का बदला। जब तक हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि रेप होता क्यों है, तब तक सिर्फ क्रिमिनल्स बदलेंगे, क्राइम नहीं। रेपिस्ट एक जेल का सब्जेक्ट नहीं, ये सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है। आज हम इस प्रोडक्ट की डिज़ाइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने इस प्रोडक्ट की डिज़ाइन को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1, पावर एंड कंट्रोल ऑब्सेशन। नंबर 2, एंगर एंड रिवेंज। नंबर 3, सैडिस्टिक टेंडेंसीज। नंबर 4, एंटाइटलमेंट मेंटालिटी। नंबर 5, लैक ऑफ एम्पैथी। नंबर 6, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉर्न और फैंटेसीज। नंबर 7, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर एंड कंट्रोल ऑब्सेशन पर। इसके अकॉर्डिंग रेप इज लेस अबाउट सेक्स एंड मोर अबाउट पावर। ऐसे लोग दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि किसी पर जबरदस्ती करना उनकी मर्दानगी या सुपीरियोरिटी का प्रूफ है। ऐसी सोच टॉक्सिक मस्कुलिनिटी से जुड़ी होती है। सुसान ब्राउन मिलर ने एक बुक लिखी है, अगेंस्ट आवर विल मैन वुमेन एंड रेप। इसकी पावर मोटिव थियरी, जिसके मुताबिक रेप इज नॉट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट पावर। दूसरी एक स्टडी है, ग्रोथ रेपिस्ट टाइपोलॉजी बाय डॉक्टर निकोलस ग्रोथ। डॉक्टर ग्रोथ ने रेपिस्ट को क्लासीफाई किया है, पावर रेपिस्ट, सैडिस्ट रेपिस्ट, एंगर रेपिस्ट। पावर रेपिस्ट अपने आप को मर्द प्रूव करने के लिए या किसी पर कंट्रोल दिखाने के लिए रेप करते हैं। एक और स्टडी हुई, मोटिव एंड मेथड्स ऑफ रेप। इस स्टडी ने बताया कि रेपिस्ट के लिए रेप एक ईगो बूस्ट होता है और वो विक्टिम को इससे ब्रेक करना चाहता है। लो सेल्फ वर्थ कंपेंसेटेड बाय कंट्रोल ओवर अदर। जब उनको लगता है कि उनका कंट्रोल किसी पर नहीं चल रहा, तब वो सेक्सुअल वायलेंस के जरिए अपनी ऑथोरिटी को फील करते हैं। एंगर एंड रिवेंज बेस्ड रेप। ऐसा तब होता है जब ऑफेंडर इमोशनल इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन या किसी पर्सनल दुख का बदला लेना चाहता है। विक्टिम उसका टारगेट होती है पर किसी और का गुस्सा उस पर निकलता है। इस टाइप के रेपिस्ट चाहते हैं कि विक्टिम को दुख दर्द महसूस हो, सिर्फ सेक्स एक्ट नहीं। ऐसे रेपिस्ट इमोशनल इंपल्सिव होते हैं, हाई एग्रेशन लेवल होता है और लो इमोशनल रेगुलेशन होता है। अपने गुस्से या ईगो को निकालने के लिए सेक्सुअल वायलेंस का यूज करते हैं। कभी कभी रेपिस्ट विक्टिम को जानता भी नहीं, लेकिन वो उसमें अपनी पुरानी नफरत या बदला दिखता है। इसमें एक रियल केस एग्जाम्पल है हरियाणा का। एक लड़की ने एक लड़के का रिश्ता रिजेक्ट किया तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको किडनैप किया और उसका रेप किया और फिर बोला कि अब समझ आया ना नो कहने का नतीजा। इसमें क्लियर एंगर एंड रिवेंज मोटिव था। नंबर 3 है सैडिस्टिक टेंडेंसीज। जब रेपिस्ट इंटेंशनली विक्टिम को दर्द, ट्रॉमा और ह्यूमिलिएशन देता है और उस प्रोसेस में वो प्लेजर फील करता है। ये रेप सेक्सुअल नहीं, टॉर्चर का फॉर्म बन जाता है। टेस्ट देखे तो उनमें एम्पैथी बहुत ही कम होती है और वो एंटी सोशल ज़्यादा होते हैं। पेन, फियर, ब्लड और स्क्रीम से उनको प्लेजर मिलता है। सैडिस्टिक रेपिस्ट वो अपने रेप को एक केयरफुली प्लान करते हैं और एक सिग्नेचर मार्क छोड़ते हैं अपने किए गए रेप पर। साइंस जैसे कि वायलेंस बियॉन्ड रेप, इंजरीज दैट डोंट अलाइन विद सेक्सुअल इंटेंट, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर और रिपीटेड क्रूएलिटी। इस तरह के रेपिड इसलिए ज़्यादा डेंजर होते हैं क्योंकि वो विक्टिम को मार देते हैं, रिपीट द एक्ट, एंजॉय द फियर। नंबर 4, एंटाइटलमेंट मेंटालिटी। इसका मतलब होता है किसी चीज पर बिना हक के भी अपना अधिकार समझना। रेप के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि मुझे सेक्स चाहिए और मिलना ही चाहिए, अगर ये सामने वाला चाहे या ना चाहे। अगर इनके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स देखें तो उनको लगता है कि मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, विक्टिम क्या फील करेगी उससे उनको कोई मतलब नहीं। वो रिजेक्शन को एक इंसल्ट की तरह लेते हैं। यूएन ने 2013 में एक साउथ एशिया में एक स्टडी की जिसके मुताबिक 33% मैन को लगता है कि सेक्स लेना उनका हक है और उनको मिलना ही चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है मैरिटल रिलेशनशिप में। नंबर 5 है लैक ऑफ एम्पैथी। इस सोच में रेपिस्ट विक्टिम को एक इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट या आइटम समझने लगता है, सिर्फ अपनी फिजिकल इच्छाओं को पूरा करने के लिए।
ऐसे रेपिस्ट के साइकोलॉजिकल टेस्ट देखें तो उनमें जीरो एम्पैथी होती है, मतलब कि उनको विक्टिम के पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिह्यूमिलाइजेशन उनमें होता है, मतलब कि औरत को सिर्फ एक बॉडी पार्ट के रूप में देखते हैं। असलाम डिह्यूमिलाइजेशन थ्योरी बताते हैं कि जैसे जैसे एम्पैथी कम होती है वैसे वैसे वायलेंट बिहेवियर बढ़ता जाता है। नंबर 6, इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्नोग्राफी और फैंटेसीज। पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल फैंटेसीज जब लिमिट क्रॉस कर जाती है या कोई इंसान रियल और फैंटेसी के बीच का फर्क भूल जाता है, तब वो इंसान औरत को सिर्फ अपनी फैंटेसी का टूल समझने लगता है। स्क्रीन पर जो देखा वही रियल लाइफ में चाहा, भले ही सामने वाले की मर्जी हो या ना हो। साइकोलॉजी से इस रेपिस्ट को देखे तो ऐसे रेपिस्ट में बार बार पोर्न देखने से फियर, सिंपैथी और गिल्ट कम हो जाता है। नंबर 7, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जब कोई व्यक्ति अपने किए गए गलत काम को सही करने के लिए अपने ही दिमाग में एक गलत लॉजिक बिठा लेता है, इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। रेप के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे देखें तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, दुनिया ही सिर्फ मुझे गलत समझ रही है। अभी तक हमने बात की कि रेप क्यों होता है, उसका साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन क्या होता है, पर अब हम ये बात करेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है। इससे पहले अर्ली मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन। स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलर होने चाहिए जो जेंडर रिस्पेक्ट और इमोशनल कंट्रोल समझाए। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाकर हम इस चीज को रोक सकते हैं। इसके अंदर हर स्कूल के अंदर कंसेंट और जेंडर इक्वलिटी समझाई जाए। बच्चों को उनकी बाल अवस्था में ही समझाया जाए कि लड़की की हाँ या ना मैटर करती है। मर्द बनने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, उनको समझना होता है। उसके अलावा हम फास्ट जस्टिस सिस्टम कर सकते हैं जिससे विक्टिम को जल्द से जल्द न्याय मिले। उसके अलावा हम ऑफेंडर को मॉनिटर और रिहेब भी कर सकते हैं। मीडिया और इन्फ्लुएंसर की भी जिम्मेदारी है कि इनको रोकने में वो मदद करे, जैसे कि वेब सीरीज, गाने और एड्स में लड़की को ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाया जाता है, ऐसी एड्स, वेब सीरीज और गानों का बॉयकॉट हो। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रकरण आकर्षित लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।